नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा की क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पढ़ना शुरू करेंगे आज से ग्राम समाज व विकास को। ग्राम समाज व विकास का जो एकदम लेटेस्ट एकदम नया सिलेबस जारी किया गया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ग्राम समाज व विकास में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेंशन किए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को आज से हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है ग्राम समाज व विकास का। जो आपके सिलेबस में मेंशन है वह है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। इस टॉपिक से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक है आपके ग्राम समाज व विकास का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि इस टॉपिक से जुड़े हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट को इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट और फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए कि जो ग्राम प्रशासन होता है, जो ग्रामीण प्रशासन होता है या स्थानीय स्वशासन होता है, उसका मतलब होता क्या है। तो ग्रामीण प्रशासन अथवा स्थानीय स्वशासन से मतलब होता है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बना के, यानी कि ग्राउंड लेवल पर, यानी कि बिल्कुल निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। उसी को हम कहते हैं ग्रामीण प्रशासन या स्थानीय स्वशासन। तो ये छोटी सी डिफिनेशन है, आपको पता होनी चाहिए कि ग्रामीण प्रशासन या स्थानीय स्वशासन से मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह होता है कि एकदम ग्राउंड लेवल पर, एकदम निचले स्तर पर लोगों को जो है भागीदार बनाया जाए। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है। भारत में जो ग्रामीण प्रशासन है, ग्रामीण प्रशासन संस्थाओं का जो अस्तित्व है यह प्राचीन काल में मौर्य काल से ही चला आ रहा है। आप इसे ध्यान दीजिएगा। भारत में ग्रामीण प्रशासन संस्थाओं का जो अस्तित्व है वो प्राचीन काल में लगभग आपका मौर्य काल से ही देखने को मिलता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा भारत में स्थानीय स्वशासन का जो प्रारंभ बताया वायसराय जो उसमें था भारत का, ब्रिटिश भारत का लॉर्ड रिपन, उसी के समय में माना जाता है। आप इसे ध्यान दीजिएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जो प्रारंभ है वायसराय लॉर्ड रिपन के समय से माना जाता। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। दोस्तों, इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। उस लिंक पर जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका जो पीडीएफ है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, जो लॉर्ड रिपन था उसको भारत में स्थानीय प्रशासन का जनक माना जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर सन 1959 को लागू किया गया था। तो फैक्ट आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में यह फैक्ट पूछा गया है। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, आपको याद रखना है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका अधिनियम है। तो आपका जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था यह 1992 में पारित किया गया था। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में यह 100% पूछा जा सकता है। इसके बाद पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के काल में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जब पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा आपका जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1992 में जो पारित किया गया था अधिनियम, यह 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। आपका जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1992 का, यह 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था। इसी कारण से आप ध्यान दीजिएगा, इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, तो इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायत दिवस। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष जो 24 अप्रैल का दिन होता है उसको मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में, क्योंकि इसी दिन जो है
जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था वह पूरे देश में लागू हो गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका जो संविधान का भाग 9 है इसमें पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक, तो आप ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 243 क से लेके अनुच्छेद 243 अड़ तक जो है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भाग क्या है हमारे संविधान का, तो भाग 9 है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पंचायतों से संबंधित एक प्रावधान और किया गया आपका आर्टिकल जो 40 है, आर्टिकल जो 40 है यानी कि आपका जो अनुच्छेद 40 है जो कि आपका DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। इसमें भी जो है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज को सम्मिलित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद पंचायती राज के गठन का जो उल्लेख है आपको 11वीं अनुसूची में मिलेगा, यानी कि जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था इसी के तहत जो है हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी तथा इसी 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो पंचायती राज के गठन से। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपकी जो 11वीं अनुसूची है उसमें कुल 29 विषय हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से जुड़े कुल जो है 29 विषयों का उल्लेख किया गया है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान था इसकी जो सिफारिश थी किसके द्वारा की गई थी, तो बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई थी। यानी कि बलवंत राय मेहता जो समिति थी उसी के द्वारा जो है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम की सिफारिश की गई थी। तथा यह जो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन किया गया था 1957 में। तथा इसी समिति ने बलवंत राय मेहता की समिति जो थी जो 1957 में गठित की गई थी, इसने सिफारिश की थी भारत में त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का जो सुझाव था वह दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना बलवंत राय मेहता समिति ने प्रस्तुत की थी। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाए गए पंचायती राज की 3 स्तरीय संस्थाएं जो थी वह निम्न थी: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो सुझाव दिया गया था उसके अनुसार पंचायती राज की जो 3 स्तरीय संस्थाएं थी वो कौन कौन सी थी, एक थी ग्राम पंचायत, दूसरी थी आपकी पंचायत समिति और तीसरी क्या थी, तो तीसरी आपकी थी जिला परिषद। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद वर्तमान की अगर हम बात करें यानी कि लेटेस्ट की बात करें तो वर्तमान समय में पंचायत राज्य की त्रिस्तरीय प्रणाली में जो है 3 स्तर कौन कौन से निम्न है, तो इनको देख लीजिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत आपको मिलेगा, मध्यवर्ती यानी कि खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत मिलेगा और जिला स्तर पर आपको जिला पंचायत मिलेगा। तो यह एकदम लेटेस्ट का है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, और किसी क्षेत्र पंचायत का राज्य, यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा अनुच्छेद 243 ग के तहत निर्धारित होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, किसी, ये फैक्ट क्या कह रहा है आपका, तो किसी क्षेत्र पंचायत का जो क्षेत्र होता है राज्य सरकार के द्वारा अनुच्छेद 243 ग के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। किसी क्षेत्र पंचायत के गठन के लिए उस राज्य की जो जनसंख्या है 20 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। कि किसी भी क्षेत्र में अगर क्षेत्र पंचायत का गठन किया जाता है तो उस क्षेत्र का जो जनसंख्या है उसकी जो, आप ध्यान दीजिएगा, किसी क्षेत्र पंचायत के गठन के लिए जो उस राज्य की जनसंख्या है 20 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि जिस राज्य में भी क्षेत्र पंचायत का गठन किया जाता है उस राज्य की जनसंख्या जो है आपकी 20 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य का जो चुनाव है लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह 21 वर्ष होनी चाहिए। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए 21 वर्ष की। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी कि ग्राम प्रधान और सदस्यों का जो चुनाव है ग्राम सभा के सदस्य यानी कि प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, यानी कि ग्राम प्रधान और उसके सदस्यों का जो चुनाव है ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो फैक्ट आप याद रखिएगा, प्रत्यक्ष रूप से ग्राम प्रधान व उसके सदस्यों का चुनाव होता है। इसके बाद क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्षों का जो चुनाव होता है क्रमशः क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्षों का जो चुनाव होता है वो क्रमशः क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। फैक्ट आप याद देखिएगा, पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है, तो वह
5 वर्ष का होता है। तो ये सारे फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इन फैक्टों को सम्मिलित किया गया इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, तो पंचायतों का जो चुनाव है उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कराने व समय से पूर्व भंग होने के लिए पंचायत के लिए 6 माह के भीतर जो है चुनाव कराने का प्रावधान है। कि मान लीजिए समय से पूर्व कोई पंचायत अगर भंग हो जाती है या उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसके कार्यकाल की समाप्ति या उसके भंग होने के पश्चात जो है मतलब 6 माह के भीतर जो है चुनाव जो है पंचायतों का करा लेना चाहिए, ये प्रावधान किया गया है। तो इससे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पंचायतों का जो आपका निर्वाचन है कौन करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि पंचायतों का जो निर्वाचन है उसकी व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान और आंध्र प्रदेश में एक साथ 1959 में लागू की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में एक साथ 1959 को लागू की गई थी। पंचायतों की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम ग्राम सभा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पंचायतों की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम ग्राम सभा कहते हैं। इसके अलावा किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से हम ग्राम सभा कहते हैं। यानी कि किसी ग्राम की जो निर्वाचक नामावली होती है उसमें जो दर्ज नाम होते हैं उन व्यक्तियों को हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ग्राम सभा। इसके अलावा ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राम सभा में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोग शामिल किए जाते हैं। यानी कि जो ग्राम सभा होती है उसकी जो नामावली होती है उसमें 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोग को सम्मिलित किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, इसके अलावा कुछ अन्य समितियां भी गठित की गई थी जो पंचायती राज से संबंधित है, तो इनको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो 1977 में बलवंत राय मेहता के बाद एक और समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था अशोक मेहता समिति। इसका गठन किया गया था 1977 में। इसने जो है त्रिस्तरीय की जगह द्विस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। यानी कि इसने जो जिला स्तर पर जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत के गठन का प्रावधान किया, यानी कि सुझाव दिया था। यानी कि बलवंत राय मेहता जो थे आपके, उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था, लेकिन बलवंत राय मेहता की जगह जो अशोक मेहता समिति थी उसने द्विस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अशोक मेहता की समिति के बाद एक समिति और गठित की गई जिसका नाम था GVK राव समिति। इसका गठन किया गया था 1985 में। यह भी आपकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके अलावा आपका जो अगला है समिति GVK राव के बाद समिति का गठन किया गया था LM सिंघवी समिति का। इसका गठन किया गया था 1986 में। तथा आपकी जो LM सिंघवी समिति थी इसने सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश की थी। इसको आप स्टार मार्क लीजिएगा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की जो सिफारिश है वह की गई थी LM सिंघवी समिति के द्वारा। कब, तो 1986 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पंचायत में आरक्षण का जो प्रावधान है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की पंचायतों में आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। इसके अलावा आज का लास्ट फैक्ट यहाँ पे हमारा है, पंचायतों में स्त्रियों के लिए 1/3 स्थान यानी कि 1/3 जो स्थान है वह आरक्षित करने का प्रावधान है स्त्रियों के लिए पंचायतों में। तो दोस्तों यह हमारा पहला टॉपिक था ग्राम समाज और विकास का। इस टॉपिक का नाम था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। इस टॉपिक से जुड़े जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला टॉपिक हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ग्राम समाज एवं विकास में आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं उनको। दोस्तों यह जो आपका टॉपिक है, आपका जो सिलेबस जारी किया गया था लेटेस्ट का लेखपाल का, उस सिलेबस में आपका जो ग्राम समाज एवं विकास का टॉपिक सिलेबस था उसमें यह जो टॉपिक था आपका पंचायती राज व्यवस्था का मेंशन है।
तो इस टॉपिक से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत, यानी कि पंचायतों की संरचना का जो उपबंध है उसके लिए अधिकृत इसमें से कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। यानी जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राज्य का विधानमंडल। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो राज्य का विधानमंडल होता है वह पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत होता है। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु जो निर्णय है वह किसके द्वारा लिया जाता है, यानी कि पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है। तो ध्यान से आप याद कर लीजिएगा, पंचायत का चुनाव कराने का जो निर्णय है यह लिया जाता है राज्य सरकारों के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है और बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, राज्य सरकार, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो पंचायत है यह किस मतलब लिस्ट में आता है, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पंचायत आपका किस लिस्ट का विषय है, तो पंचायत जो है आपका जो है राज्य सूची, यानी कि आपका जो स्टेट लिस्ट है उसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत जो है आपका राज्य आता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। पंचायतों के चुनाव कितने वर्षों में होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। और पंचायतों का जो चुनाव होता है प्रति वर्ष 5 वर्ष, मतलब प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रत्येक 5 वर्षों में जो है पंचायतों का चुनाव होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से पंचायतों के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन पंचायतों से संबंधित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए कथनों को पढ़ लेते हैं। पहला दिया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। बिल्कुल सही जवाब है, पंचायतों का जो चुनाव है वह संपादित करता है राज्य का निर्वाचन आयोग। संविधान का जो 74वां संशोधन अधिनियम था यह पंचायतों से संबंधित है। बिल्कुल गलत जवाब है, 74वां नहीं 73वां जो संविधान संशोधन था वह आपका पंचायतों से संबंधित था। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बिल्कुल सही दिया गया है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो आपका डी वाला कथन में बिल्कुल सही दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो बी था आपका सही नहीं दिया गया था, यहाँ पे 74वां संशोधन की जगह 73वां होना चाहिए था। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, यानी कि जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का को जांचने के लिए जो वित्त आयोग का गठन है किसके द्वारा किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है उसी के द्वारा पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए पुनर्विलोकन करने के लिए जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के संबंध में और 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब पारित हुए थे तो उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था, आपसे पूछा जाए। यानी कि जब हमारे देश में 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित हुआ था 1992 में, तब भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे याद रखिएगा। पीवी नरसिम्हा राव जो थे ये उस समय प्रधानमंत्री थे जब 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था वह पारित हुआ था 1992 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, आपका जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था 73वां और 74वां, ये दोनों आए कब थे, ये दोनों पारित किए गए थे 1992 में, किंतु प्रभाव में कब आए थे, तो ये दोनों प्रभाव में आपके आए थे 1993 में। तो इसको भी आपको याद रखना, 1993 में ये दोनों जो एक्ट थे ये प्रभाव में आए थे। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1993।
अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का जो आरक्षण है किस राज्य में लागू नहीं होगा। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है यहाँ पे जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनकी जनसंख्या नहीं पाई जाती, इसी कारण से जो आपका अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण है अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता। तो आप इसे याद देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जातियाँ नहीं पाई जाती हैं, तो आप इसे याद देखिएगा। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्राम सभा का अभिप्राय होता है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत जो लोग होते हैं उन्हीं से संबंधित होती है आपकी ग्राम सभा। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन इसका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में जो पंजीकृत लोग हैं उन्हीं से बनती है आपकी ग्राम सभा। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है, वह कौन सा आर्टिकल है जो ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। हमारे राज्य का जो हमारे संविधान के का जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी के अंतर्गत ही आपका यह आर्टिकल आता है। आर्टिकल 40 जो आता है यह पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है, यानी कि पंचायतों के गठन से संबंधित है आपका अनुच्छेद 40। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा यह जो आपका अनुच्छेद 40 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी कि डीपीएसपी से संबंधित है। पंचायत राज्य को खाली स्थान के अंतर्गत स्वशासन इकाई के रूप में संगठित किया गया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत जो है पंचायती राज को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन था, अधिनियम था, इसी के तहत आपका जो पंचायती राज है इसको स्वशासन इकाई के रूप में क्या किया गया है, तो स्वशासन इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ। यह जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपका यह जो अधिनियम था सर्वप्रथम बार आया था 1992 में, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा यह प्रभाव में कब आया था, तो प्रभाव में आता है 24 अप्रैल 1993 को। कब, 24 अप्रैल 1993 को जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था यह प्रभाव में आता है। इसी कारण से 24 अप्रैल को ही हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पंचायती राज दिवस हम क्यों मनाते हैं। तो पंचायती राज दिवस हम 24 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था वह प्रभाव में आया था। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची ऐड की गई थी। तो हमारे भारतीय संविधान में जो अनुसूची 11वीं थी, आप याद देखिएगा, जो हमारे भारतीय संविधान का 11 शेड्यूल है, जो 11वीं अनुसूची है वह इसी 73वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ी गई थी, ऐड की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तथा आपका जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक आर्टिकल है, अनुच्छेद, इसका नाम है आर्टिकल 43। इसी के प्रावधानों को लागू करने के लिए जो है आपका मनरेगा कार्यक्रम लाया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। मनरेगा कार्यक्रम जो आर्टिकल 43 था उसी को लागू करने के लिए ही चालू किया गया था। इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आप इत्मीनान से संविधान का बुक उठाइएगा और संविधान के बुक में से आर्टिकल 43 पढ़ लीजिएगा कि आर्टिकल 43 आपका क्या कहता है। तो इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपसे पूछा गया है। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार के योग्य बनाना पंचायती राज का मेन मोटिव, मेन उद्देश्य होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना इसका लक्ष्य होता है पंचायती राज का। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा, मैंने आप पे प्रश्नों में सम्मिलित नहीं किया हुआ है। भारत में जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। जो उस समय वायसराय था, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड रिपन, इसको भारत में
स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था। फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है CDP, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। CDP के नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरह का प्रश्न एग्जाम पूछा गया है, इसी तरह से प्रश्न पूछा गया, तो इसी के एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो CDP मतलब आपका जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, आपका जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था, और एक कार्यक्रम और शुरू किया गया था आपका कौन सा, तो एक कार्यक्रम आपका था जो आपका CDP था। कब हुआ था? CDP सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका 1952 में शुरू किया गया था। और उसके बाद आपका जो NEC था, NEC का मतलब क्या होता है? NES जो कार्यक्रम था, यानी कि राष्ट्रीय विस्तार योजना, राष्ट्रीय विस्तार योजना को कब शुरू किया गया था? 1953 में। तो इन्हीं से प्रश्न है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार योजना के पुनर्गठन के लिए 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय सिस्टम का सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो सुझाव दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दोनों जो कार्यक्रम आपके क्या किए गए थे, जारी किए गए थे 1952 में, जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, और जो राष्ट्रीय विकास योजना थी, और जो 1953 में प्रस्तुत की गई थी ग्रामीण विकास के लिए, इन्हीं के प्रभाव का आकलन करने के लिए, प्रभावों को जानने के लिए जो है आपका पंचायती, इन्हीं के प्रभाव को जानने के लिए जो है कि किस तरह से ये सभी जो कार्यक्रम में कार्य कर रहे हैं, इनको जानने के लिए जो है आपका बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तथा जो बलवंत राय मेहता समिति थी, उन्होंने सुझाव दिया था कि ये दोनों जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये अच्छे तरह से काम नहीं कर रहे, इनका जो प्रभाव है बड़े लेवल पर नहीं देखा जा रहा है। इसी कारण से जो आपकी बलवंत राय मेहता की समिति थी, उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं दो कार्यक्रमों के प्रभावों को जानने के लिए, इन्हीं दो कार्यक्रमों के प्रभाव का पुनर्गठन करने के लिए जो है 1957 में जो राष्ट्रीय विकास परिषद थी, उसी के द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही। जो बलवंत राय मेहता थे, उनको द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और समितियां और सुझाव। एक तरफ आपको समितियां दी गई हैं और एक तरफ उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं वे दिए गए हैं यहाँ पे। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं प्रश्न को। तो बलवंत राय मेहता समिति ने क्या सुझाव दिया था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का दिया था, यानी कि एक आपका हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अशोक राय मेहता समिति ने किसका सुझाव दिया था? द्विस्तरीय पद्धति का दिया था, यानी कि आपका बी का हो जाएगा, 1 हो जाएगा। LM सिंघवी समिति का संबंध किससे है? स्थानीय स्वशासन पद्धति से है, यानी कि आपका सी का हो जाएगा, सिंघवी का 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। और GVR राव समिति का संबंध किससे है? तो GVR राव का संबंध आपका हो जाएगा प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार से, यानी कि आपका डी का हो जाएगा 3। तो 2, 1, 4, 3 आपका सही सुमेल है, इसको आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम बार कहां पर स्थापित की गई? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो बलवंत राय मेहता समिति थी, उसके सिफारिशों के आधार पर जो पंचायती राज व्यवस्था थी, पहली बार लागू की गई थी राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ? तो राजस्थान के नागौर में जो है 2 अक्टूबर 1959 को जो है लागू की गई थी। आप इसे याद देखिएगा। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार किसे कहा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो वास्तुकार हम किसे कहते हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था का जो वास्तुकार है, हम कहते हैं BR मेहता, यानी कि बलवंत राय मेहता को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पर किया गया था? तो अगेन इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के नागौर से, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान के नागौर से। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित है? संबंधित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो पंचायती राज संस्था से संबंधित कौन सी इसमें से समिति नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध आपका पंचायती राज संस्था से है,
एल एम सिंघवी समिति का संबंध है, अशोक मेहता समिति का संबंध है, लेकिन इसमें से जो ऑप्शन ए वाली समिति आपकी दी गई है यहाँ पे, कौन सी समिति है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए वाली समिति यानी कि PVN राव समिति, इसका संबंध जो है आपका पंचायती राज संस्था से नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद ये 3 जो समितियां आपकी दी गई हैं जो पंचायती राज संस्था से संबंधित, इनका गठन कब किया गया था, तो सबसे पहले आपकी बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था कब, तो 1957 में। डेट आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपसे पूछी जा सकती है। और LM सिंघवी का कब गठन किया गया था, LM सिंघवी का किया गया था 1986 में। और आपके जो अशोक मेहता समिति थी इसका गठन किया गया था कब, तो अशोक मेहता समिति का 1977 में। तो ये डेट आपको याद रखना है। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी, तो मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में, अशोक राय मेहता समिति का गठन जो है 1977 में किया गया था और इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं, तो टोटल 29 सब्जेक्ट है आपके 11वीं अनुसूची में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टोटल 29, कितने, टोटल 29 सब्जेक्ट है आपके और 11वीं अनुसूची में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। और इसके बाद जो अगला आर्टिकल है, एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, पंचायतों से जुड़े अनुच्छेद कौन कौन से, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पंचायतों से जुड़े अनुच्छेद जो आपके हैं वो आर्टिकल 243 से लेके 243O तक हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, 243 से लेके 243O तक जो है आपके पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1993 में प्रभाव में आया था तो उसका अनुपालन करने वाला पहला राज्य कौन बना था, तो मध्य प्रदेश बना था। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, MP यानी कि मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न यहाँ पे है आपके सामने, और भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है कहाँ पर, आपसे पूछा गया है। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण मतलब कहाँ पर है, तो पंचायती राज संस्थाओं में। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही है, आरक्षित स्थान आपको मिलेगा पंचायती राज संस्थाओं में। भारत के संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है, यानी कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा अनुच्छेद है, तो इस अनुच्छेद का नाम है आर्टिकल 243 घ। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 243 घ जो है ये महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 243 घ। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होती है, तो कुल स्थानों का 1/3। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, कुल स्थानों का 1/3। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए, यहाँ पे भाग पूछा जा रहा है, पार्ट पूछा जा रहा है। तो पार्ट आपका 9 हो जाएगा। भाग जो 9 है भारतीय संविधान का, यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं अनुच्छेद कौन सा है, सॉरी शेड्यूल कौन सा है, अनुसूची कौन सा है, तो 11वीं अनुसूची है। तो दोनों आपको याद रखना है, भाग 9 है और अनुसूची 11वीं है जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है यदि उसने कितनी वर्ष की आयु पूरी कर ली है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगर कोई व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो कितनी अवधि के अंदर चुनाव होते हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यदि पंचायत भंग होती है तो आपका जो चुनाव होता है वो 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए यदि पंचायत भंग हो जाती है तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 6 महीने वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है, यानी कि पंचों में कितने सदस्य होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो पंच में टोटल 7 से लेकर 17 सदस्य होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक ग्राम में
ग्राम के वार्डों से जो चुने हुए सदस्य होते हैं उनको हम पंच कहते हैं, और पंचों में टोटल 7 से लेके 17 सदस्य होते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रत्येक गांव जो होता है, प्रत्येक गांव में आपको कई वार्ड देखने को मिलेंगे, तो आप इसे याद रखिएगा तथा ये जो वार्ड होते हैं उन वार्डों के लिए पंच चुने जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्य सरकार जो है ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक लेखा परीक्षण समिति का गठन किस स्तर पर होना चाहिए? तो ग्राम स्तर पर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्राम स्तर पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्राम प्रधान को हटाने के लिए कोई बैठक उसके निर्वाचन से कितने वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जा सकती है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यदि किसी ग्राम प्रधान को हटाने के लिए कोई बैठक बुलाई जाती है तो उसके निर्वाचन के 1 वर्ष के अंदर नहीं बुलाई जा सकती, यानी कि ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 वर्ष के बाद आप बुला सकते हैं बैठक अगर ग्राम प्रधान को हटाना है, लेकिन वह 1 वर्ष के भीतर आप नहीं बुला सकते। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने की सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पी.के. थुंगन समिति, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे है, एक ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान में कितने गांवों का कार्य देखता है? टोटल 5 गांवों का कार्य वर्तमान में देखता है आपका एक ग्राम विकास अधिकारी, यानी कि वीडियो। तो दोस्तों टोटल 36 इंपॉर्टेंट MCQs को हमने सॉल्व किया है, जो कि आपके पंचायती राज व्यवस्था से बन सकते थे। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।